नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी जो है बिहार बोर्ड 2027 एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे और उसी एग्जाम को और बेहतर बनाने के लिए हम जो पढ़ रहे थे क्लास 12 का जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री का जो है वो लेक्चर नंबर 4 तक हो गया था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 5। पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ा था यूनिट सेल और यूनिट सेल के टाइप के बारे में पढ़े थे, उसके बाद क्रिस्टल तंत्रों की संख्या पर पढ़े थे, उसके बाद ब्रेवे जालक के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े थे। ठीक है, तो हम ब्रेवे जालक का जो क्रिस्टलीय तंत्रों की अंदर की जो व्यवस्था है, किस प्रकार की व्यवस्था इकाई सेल का जो व्यवस्था है, उसके आधार पे जो है इनको जो है ब्रेवे ने क्या किया था कि ब्रेविस यानी ब्रेवे जालक यानी ब्रेवे साहब ने क्या किया था कि उनको 14 भागों में बांटा गया था। तो उन्हीं 14 में यानी 7 क्रिस्टलीय तंत्रों में किस प्रकार के अंदर की व्यवस्था होता है, उन्हीं को दर्शाने का जो है वो दर्शाए थे। वही यहाँ पे जो हम लोग क्या कर रहे हैं पढ़ने वाले हैं कि ब्रेविस जालक जो 14 होता है, 14 का जो है संरचना भी अलग अलग होता है। ठीक है, उसके बाद अंदर की व्यवस्था भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो अब उसी को हम लोग क्या करेंगे, पहले जानेंगे कि अंदर में किस प्रकार की व्यवस्था होता है। पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ लिया था कि क्यूब का जो यानी कोई भी क्रिस्टल का इकाई सेल का जो निर्माण होता है वो अक्षीय कोण और अक्षीय लंबाई के आधार पर, तो उन्हीं अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण के आधार पर जो है यहाँ पर जो है बहुत सारे भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे, याद रखिए क्रिस्टल तंत्रों की संख्या अगर पूछता है तो याद रखिए 7। ठीक है, और ब्रेवे जालक की पूछेगा तो याद रखिएगा 14। ठीक है, और 14 जो किस प्रकार की व्यवस्था है आपको यहाँ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है 14 कहाँ पर है। ठीक है, 14 को कौन कौन सा है। ठीक है, तो आपको ऐसा तो पता नहीं चलता होगा, लेकिन 14 वो इसमें पूरे लिखा हुआ है। ठीक है, 14 लिखा हुआ हो, 14 को जो किस प्रकार की व्यवस्था प्रदर्शित करता है इन वही। ठीक है, तो इसको समझाते हैं। देखिए यहाँ से जो है वो हर एक साल जो है लगभग जो ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पूछ देता है। ठीक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछ देता है और यहाँ से याद रखिएगा हर एक साल पूछता है, तो आपको यहाँ पे से समझिए कि 1 से 2 नंबर अगर मिल सकता है तभी, जब आप पूरी इसी को अक्षय लंबाई अक्षय कोण को आप ध्यान में रखिएगा और इसके जो है घनीय जो क्रिस्टल तंत्र है सातों उनको भी ध्यान में रखिएगा तब। ठीक है, तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है 1 नंबर। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है देखिए कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था क्यूबिक। ठीक है, द्विसमलवाक्ष, विषम समलाक्ष, उसके बाद हम लोग पढ़े थे षटकोणीय, उसके बाद त्रिसमन्ताक्ष, एकंताक्ष, उसके बाद त्रिंताक्ष, ये सब पढ़े थे ना 7। ठीक है, 7 को, और इन्हीं 7 के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था है इसको 14 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है संभव विविधताएं। ठीक है, यानी अगर क्रिस्टल तंत्र अगर क्यूबिक है, घनीय है, तो उसमें किस प्रकार की जो है इकाई सेल की व्यवस्था बन सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि आद्य इकाई सेल। ठीक है, आद्य एक हुआ, आद्य यानी जिसको हम बोलते हैं सरल घनीय इकाई सेल। ठीक है, उसके बाद अंतः। ठीक है, अंतः जिसको हम बोलते हैं पिंड केंद्रित घनीय इकाई सेल, और एक पर है फलक केंद्रित। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए घनीय में 3 व्यवस्था। ठीक है, घनीय में कितने व्यवस्था, 3। चलिए ठीक है, इसी को हम जोड़ते जाएंगे। तो घनीय में हमने पढ़ा देखा कि 3 व्यवस्था। उसके बाद जो है द्विसमलवाक्ष। ठीक है, द्विसमलवाक्ष में देखिए कि यहाँ पे आद्य इकाई सेल भी प्रदर्शित कर रहा है, अंतः केंद्रित इकाई सेल। तो इसमें कितना आद्य और अंतः केंद्रित यानी 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि 2 व्यवस्था जो है द्विसमलवाक्ष में व्यवस्था आ रहा है, जो विविधता है। उसके बाद विषम लंबाक्ष में देखिए कि आद्य हो गया, अंतः केंद्रित हो गया और फलक केंद्रित, एक अंत्य। ठीक है, अंत्य जो 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर रहता है, तो उसको बदलाए थे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 2 और उसके बाद फलक हो गया 3 1 4, तो यहाँ से कितना हो गया 4 प्रकार की जो है वो व्यवस्था अंदर में। ठीक है, उसके बाद जो षटकोणीय में देखिए, षटकोणीय में एक ही प्रकार के है वो आद्य इकाई सेल। उसके बाद ताक्ष या जिसको बोलते हैं त्रिकोणी, उसमें भी याद रखिए एक ही आता है। ठीक है, और एक अंताक्ष में याद रखिए आद्य और अंतः 2। ठीक है, 2 1 1, और इसमें त्रिसमन्ताक्ष में भी 1। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ध्यान में रखना होगा कि अब देखिए हम 14 पर बदलाए थे, तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पे 3 हो गया, 2 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, उसका 10 हो गया, 11 हो गया, और 11 2 13 1 14। ठीक है, तो ये संभव विविधता जो है वो 14 प्रकार हुआ, और यही जो 14 जो है वो जो संभव विविधता जो प्रकृति करता है, यही जो है वो ब्रेवे साहब ने कहा था कि क्रिस्टलीय तंत्रों के अंतर की जो व्यवस्था है वो 14 प्रकार से होती है, अर्थात ब्रेवे जालक की संख्या कितना, तो 14। ठीक है, तो इसको ध्यान में आप रखिएगा। चलिए, उसके बाद जो है कि अंदर की जो है अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण जो है वो याद रखिएगा कि घनीय में जो है वो अक्षीय लंबाई और अक्षीय जितना भी अक्षीय लंबाई है यानी तीनों ए बी सी सभी बराबर होता है आपस में। उसके बाद सभी का जो है वो जो
एंगल होता है वो 90 डिग्री के बराबर, ठीक है, जितना भी होता है वो कौन, वो 90 डिग्री के बराबर होता है। उसके बाद जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, NaCl हो गया, ZnS, ठीक है, सोडियम क्लोराइड और जिंक सल्फाइड। उसके बाद देखिए कि द्विसमलंबाक्ष में जो है इसका जो है अक्षीय लंबाई में ए और बी दोनों बराबर होता है, लेकिन 3 के बराबर नहीं होता, ठीक है। ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है, यानी ए बी के बराबर होता है, बी ए के बराबर होता है, लेकिन बी और जो है बी ए जो है वो कभी भी सी के बराबर नहीं होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो है यहाँ पे याद रखिएगा तीनों का जो है वो एंगल जो रहेगा वो 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ एग्जांपल है, याद रखिएगा SnO2, उसके TiO2 और CuSO4, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद द्विसमलंबाक्ष में देखिए कि इसका जो है कोई भी एंगल जो है आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, सॉरी अक्षीय लंबाई, ठीक है, इसका कोई भी लंबाई जो है आपस में बराबर नहीं है, जबकि यहाँ पे याद रखिएगा कि तीनों का जो है वो एंगल क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर, ठीक है, तीनों का जो एंगल होगा 90 डिग्री के बराबर, लेकिन अगर कहे तो इसकी अक्षीय लंबाई बराबर नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए कि इसका जो है ए और बी दोनों अक्षीय लंबाई बराबर है, लेकिन सी जो है वो बराबर नहीं है, ठीक है, यानी ए बी का बराबर है लंबाई, लेकिन सी का जो बराबर नहीं है। उसके बाद इसमें देखिए कि अल्फा और बीटा यानी जो दो कोण है, दो अक्षीय कोण है, उसका 90 डिग्री, लेकिन जो यहाँ पे याद रखिएगा कि गामा का जो है, गामा का जो एंगल है वो हमेशा 120 डिग्री, ठीक है। उसके बाद जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है, ये बतला दिए, तो इसका जो इसका एग्जांपल देख ले, विषमलंबाक्ष से गंधक हो गया KNO3 BSO4, और जबकि इसका हो जाएगा याद है ग्रेफाइट जिंक ऑक्साइड ZnS CdS, ठीक है, कैडमियम सल्फाइड। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे एक आ गया क्या, यहाँ पे देखिए त्रिसमांताक्ष, इसमें जो है वो तीनों अक्षीय लंबाई यानी तीनों जो है अक्षीय लंबाई जो है बराबर होता है, लेकिन इसमें से कोई भी जो एंगल होता है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए CaCO3, ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे HGS। उसके बाद एक अंताक्ष में देखिए कि इसका जो होता है कि अक्षीय लंबाई कोई भी आपस में बराबर नहीं होता है, ठीक है, जबकि यहाँ अल्फा और गामा का 90 डिग्री और बीटा का जो होता है 120 डिग्री। उसके बाद जो है यहाँ पे एक अंताक्ष एक गंधक हो गया, उसके Na2SO4 हो गया इंटू 10H2O हो गया, ये सब जो है आ जाता है इसके अंदर का एग्जाम्पल। उसके बाद त्रिंताक्ष में देखिए कि यहाँ पे आध्य हो गया, उसके बाद यहाँ पे तीनों अक्षीय लंबाई जो है आपस में बराबर नहीं होता है, और ना ही इसमें किसी का कोण जो है 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए K2Cr2O7 CuSO4 इंटू 5H2O और जो है H3BO3, ये सब जो है एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे बात ये रहा कि आखिर क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जैसे अगर कहेगा कि किसी यानी क्रिस्टल का जो है या क्रिस्टल का जो है वो अक्षीय लंबाई A बराबर B बराबर C, ठीक है, तथा अक्षीय कोण अल्फा बीटा और गामा बराबर 90 डिग्री है, ठीक है, तो बताइए वह कैसा क्रिस्टल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको ध्यान में रखेगा घनीय, ठीक है, या ऑप्शन इसका उल्टा पूछ दे, या यहाँ से पूछ देता है कि घनीय क्रिस्टल तंत्र में जो है कि एग्जाम्पल कौन है, तो NaCl, ये सब पूछ देता है, ठीक है। कहीं कहीं जो है जो है घनिया दे देगा, उसके बाद जो है यहाँ पे अक्षय लंबाई दे देगा, अक्षय कोण पूछ लेगा, ठीक है, अक्षय कोण दे देगा, क्यूबिक दे देगा और पूछ लेगा अक्षय लंबाई, एग्जाम्पल पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ से याद रखिएगा 1 से 2 नंबर का आपका जो है यहाँ से क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपको पूरी तरीके से ये याद होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया है, तो एक बार जो है उस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो है कमेंट में कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए ओके, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इकाई सेल में कणों की संख्या का निर्धारण, ठीक है, यानी यूनिट सेल में जो है किस प्रकार से यानी कणों की संख्या का निर्धारण, कहने का मतलब है कि अगर अगर कोई कण कोना पर रहता है तो उसको वो कितने भागों से सहभाजित रहता है या स्पर्श करता है, ठीक है। उसके बाद जो फलक कुछ कण जो फलक पर रहता है वो कितने भागों से स्पर्श करता है, सहभाजित रहता है, केंद्र पर जो रहता है वो कितने से जो है सहभाजित रहता है और स्पर्श करता है, ठीक है, और किनारे पर कितने, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पहले जानेंगे, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक क्रिस्टल बनाए हैं, ठीक है, एक छोटा ये जो है यहाँ पे फलक को दर्शाने के लिए ये जो है क्यूब है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, अब नया जो हमारा हेडिंग है वो इकाई सेलों में कणों की संख्या का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अगर कोई कण
कोना पर रहता है, क्रिस्टल के अगर कोना पर रहता है तो वह कितने भागों से सहभाजित रहता है। सहभाजित कहने का मतलब हो जाए सटा हुआ, स्पर्श किया हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब है, इतना ध्यान रखिएगा कि कोनों पर, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, ये एक क्रिस्टल बना है, ठीक है। क्रिस्टल में अगर सपोज करिए कि यहाँ पे एक क्यू है, ठीक है, ये क्यू, अगर इस क्यू का अगर कोना पर अगर हम रख देते हैं तो ये कितने भागों से स्पर्श करता है। तो देखिए, एक ये हुआ, एक ये, और एक ये 4 तो इधर से हुआ नीचे से, ठीक है। जब अब बीच में अगर कण धर देंगे 4 तो नीचे से, लेकिन अब क्या करेंगे, ऊपर से एक और क्रिस्टल आन के इसी में कण धर के उस पर जो है रख दें। ऊपर से एक और क्रिस्टल लाके धर दे, ठीक है। तो ऊपर से 4 भाग सटेगा, ठीक है। देखिए, तो ये 4 भाग नीचे से और 4 भाग ऊपर से, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कोना पर जो कण रहता है वो 1/8 भागों से क्या होता है, सहभाजित रहता है, ठीक है। कितने भागों से, तो 1/8 से, ठीक है। तो 1/8 में क्या होता है, अगर एक कण है तो वो 8 भागों से विभाजित रहता है, इसलिए हम लिखे 1/8। क्योंकि जब हम क्या करेंगे कि इकाई सेल में परमाणु की संख्या का निर्धारण पढ़ेंगे, ठीक है, तब हम लोग के ये काम देगा, ठीक है। इस चीज की मदद से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे कि जो परमाणुओं की कणों की संख्या, यानी जो परमाणु की संख्या कितना होता है, एफसीसी हो गया, ठीक है, उसके बीसीसी हो गया, ठीक है, ये सब में जो है हम लोग निकालेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद कि यहाँ पे आप कोना पर समझ लिए कि कोना पर अगर कण रहेगा, ठीक है, तो 1/8 भागों से सहभाजित रहेगा, यानी 4 तो नीचे से अभी अभी दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन और एक जो है क्रिस्टल उस पर से धर दिया जाए सेम टू सेम, तो 4 और भी सटेगा, तो 4 8 भागों से, ठीक है, इसलिए हम लिखे 1/8। अब जो है कि दूसरा फलक, फलक पर याद रखिए कि अगर ये फलक है, ठीक है, ये फलक है, तो फलक पर अगर कोई कण है तो आप बतलाइए कि कितने भागों से सहभाजित रहेगा। तो एक तो ये हो गया फलक, और एक तो ये, ठीक है। तो ये दोनों से क्या हो, सहभाजित रहता है 2 भागों से, ठीक है, सटा रहता है, ठीक है। तो यहाँ इसको लिखेंगे हम 1/2 भागों से सहभाजित रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो पिंड पर रहता है वो कितने तक पिंड पर, एक भी भाग से नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखेंगे क्या, एक सिंपल रहता है, ठीक है, एक भी भाग से जो स्पर्श नहीं करता है। उसके बाद अगर सपोज करिए किनारा, ठीक है, अगर हम ले लेते हैं ये किनारा, ठीक है, चलिए ये ले लेते हैं, ठीक है, ये किनारा ले लेते हैं। तो अगर ये किनारा पर अगर कोई कण है तो हम क्या करें, एक क्यूब इधर से डालेंगे तो इधर से भी हो गया, एक ऊपर से डाल देंगे और एक इधर से डाल देंगे, तो टोटल कितना हो गया, 4। तो इसलिए जो है यहाँ पे याद रखिएगा ये कितने भागों से अगर ये कोना पर जो किनारा पर जो रहेगा, किनारे पर वाला, ठीक है, किनारे पर जो रहेगा वो कितने भागों से, 1/4 भागों से सहभाजित रहता है, ठीक है। और इसी का इस्तेमाल करेंगे इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या का निर्धारण। और एक आध नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जैसे एफसीसी का परमाणु की संख्या कितना होता है, बीसीसी का परमाणु की संख्या कितना होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये आप इसको ध्यान में रखिए, कोना पर 1/8, ठीक है, फलक पर 1/2, और जो है केंद्र पर रहेगा 1, और जो है ये यहाँ पे जो हो गया क्या, किनारा पर 1/4। अब देखिए कि यहाँ पे है दूसरा टॉपिक, कहता है कि इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या का निर्धारण, ठीक है। तो संख्या के निर्धारण में अगर हम पहला क्या करते हैं कि पहला पर चलते हैं, ठीक है। पहला हम सरल घनीय इकाई सेल, सरल घनीय इकाई सेल, अब इस पर हम आते हैं, ठीक है, सरल घनीय इकाई सेल पर। तो हम सरल घनीय इकाई सेल का जो है वो क्या पढ़े हैं, डिफिनेशन इसी के ऊपर बतला देते हैं, ठीक है। सरल घनीय इकाई सेल में पढ़े हैं, उसका डिफिनेशन ही पढ़े हैं कि वैसे इकाई सेल जिसमें अवयवी कण सिर्फ कोना पर, ठीक है, तो कोना पर जैसे ही रहेगा, ठीक है, खाली कोना पर, क्योंकि यहाँ पे सरल घनीय की बात किया जा रहा है, ठीक है, तो सिर्फ कोना पर रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे शॉर्ट में क्या, SCC। तो कोना पर जो रहता है तो हम लोग क्या करेंगे कि जेड बराबर परमाणु की संख्या बराबर, तो परमाणु की संख्या जो है वो कोना पर रहता है, वो कितने भागों से विभाजित, 1/8। और टोटल कितने कोना है, ठीक है, तो यहाँ 8, तो गुने यानी कणों की संख्या होता है, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं क्या, कणों की संख्या बराबर हम लिख देते 1/8 गुने 8 यानी 1, कट गया, तो जेड बराबर 1। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरल घनीय इकाई सेल में जो है वो परमाणु की संख्या कितना होता है, 1, ठीक है। SCC में परमाणु की संख्या कितना होता है, 1, ठीक है। चलिए, अब दूसरा दूसरा हम पढ़ेंगे FCC, ठीक है। दूसरा हम पढ़ते हैं FCC, दूसरा कर लीजिएगा FCC, यानी फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल, फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल। अब देखिए कि FCC में हमने पढ़ा, ठीक है, इसको मिटा देते हैं ताकि बगल में जो है बगल में ही करेंगे। चलिए, चलिए अब हो गया क्या, दूसरा FCC, ठीक है, FCC जिसको हम बोलते हैं फलक
केंद्रित घनीय इकाई सेल, फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल, ये हो गया। अब देखिए कि अगर हमने पढ़ा कि इसी को ले लेते हैं कि इसका डिफिनेशन हमने क्या पढ़ा था फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल में, कि वैसे इकाई सेल जिसमें अवयव कण कोना के अतिरिक्त फलक के केंद्र पर, ठीक है, तो फलक के केंद्र पर, तो फलक कितना 6, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एगो पीछे और एगो आगे, तो हो गया 6। अब इसकी परमाणु की संख्या की बात करें तो सबसे कोना पर भी है, ठीक है, तो कोना पर रहता है कितने भागों में विभाजित 1/8, और कितने कण है तो 8। आप इस फलक पर ना है तो प्लस करेंगे, उसके बाद फलक पर रहता है वो कितने भागों से डिवाइड, तो 1/2, ठीक है, और कितना फलक है तो 6, ठीक है। अब इसको काट दीजिए तो कट गया 3 और 1 हो गया, तो z बराबर हो गया 1 + 3 इक्वल टू हो गया क्या, z बराबर 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एफसीसी में जो है वो परमाणु की संख्या कितना होता है, तो याद रखिएगा 4, ठीक है। एफसीसी में परमाणु की संख्या कितना, तो 4। उसके बाद तीसरा जो है लास्ट जो आ गया हमारा क्या, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे हो गया बॉडी सेंटर बीसीसी, ठीक है, बीसीसी यानी पिंड केंद्रित घनीय इकाई सेल, या अंतः बोल सकते हैं, पिंड केंद्रित घनीय इकाई सेल, ठीक है, ये हो गया। अब बीसीसी में हमने पढ़ा था कि वैसे इकाई सेल जिसमें अवयवी कण कहाँ होता है, कोना पर, और कोना के अलावा कहाँ होता है, पिंड के केंद्र में, ठीक है, तो यह कोना पर भी हो गया, तो 8 को कोना हो गया। उसके बाद पिंड के केंद्र में, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे परमाणु की संख्या z बराबर, कोना पर है तो 1/8 से डिवाइड कितना कण, तो 8 प्लस, उसके बाद यहाँ पे कितने कण है, ठीक है, तो एक भी सतह नहीं रहता है तो हम लिखेंगे जैसे 1 तो 1 गुना 1 ऐसे कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही कण रहता है, ठीक है, और एक ही सतह पर रहता है, सिर्फ पिंड में रहता है, इसलिए 1, तो z बराबर हो जाएगा क्या, 1 कट गया, तो 1 + 1 बराबर हो जाएगा 2, तो z बराबर कितना 2। तो यहाँ पूछा जाता है कि बीसीसी में या पिंड केंद्रित घनीय इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितना होता है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा 2, ठीक है। यहाँ तक किसी को समझने में आया कोई दिक्कत, तो आप कमेंट करिएगा, हम अगले वीडियो में जो है इसका सॉल्यूशन फिर से एक बार बढ़िया से समझा देंगे, उसके बाद जो है आगे आगे का जो लेक्चर स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, तो हम बढ़ते हैं अगले, ठीक है, टॉपिक पर। तो चलिए अब हम लोग जो अभी जो है वर्तमान में अभी तुरंत हम परमाणुओं की संख्या जो निकालना सीखे हैं, ठीक है, अब उससे जो है किस प्रकार से 2 मार्क्स में और ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन की सहायता से क्वेश्चन पूछा जाता है, और हर एक साल जो है ये इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर में जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दिया जाता है, तो आप इसको जो है हमेशा जो है प्रैक्टिस करते रहिएगा, इस पर समझ लीजिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। जब हमने पीछे जिस तरह से परमाणु की संख्या निकाले हैं, उसी प्रकार से परमाणु की संख्या हमको निकाल लेना है। बस उसके बाद जो हमको क्या करना है, ए बी करके जो है बस यानी डिवाइड करके बस बना लेना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को हम समझते हैं। कहता है तत्व ए और बी से बने यौगिक जिसकी संरचना घनीय है, ठीक है। तो घनीय संरचना है तो हम क्या कर लेते हैं, एक घन बना लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। घनीय संरचना है तो घन बना लेंगे, बस तुरंत समझ में आ जाएगा। चलिए, तो हमने पढ़ा कि ए और बी से बने यौगिक जिसकी संरचना क्या है, घनीय है। ए तत्व के परमाणु घन के कोना पर, ठीक है, तो कोना पर क्या है, देखिए यहाँ पे कोना पर जितना है सभी को हम पार दे रहे हैं, ठीक है। ए जो है वो कोना पर है, तो हम इसको दर्शा देंगे, ठीक है, कोना पर जो है ए जो है वो कोना पर। उसके बाद कहता है कि घन के कोनों पर है तथा बी के तत्व के जो परमाणु है वो अंतः केंद्र में यानी कि पिंड केंद्र में, ठीक है, तो यहाँ पर पिंड केंद्र में है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमको ये हो गया क्या, यहाँ इसको हम मान लेंगे बी, ठीक है। तो अब जब हम ये चीज समझ में आ गया तो बस उसी तरह से परमाणु संख्या निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रति इकाई से लिख दें या प्रति एकक कोष्ठिका, ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रति इकाई इकाई सेल में तत्व तत्व ए के परमाणुओं की संख्या संख्या बराबर, अब देखिए ए तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर, तो ए जो है वो कहाँ पर, कोना पर, तो 1/8 लिखना पड़ेगा, ठीक है, और कितना कर है तो 8, ठीक है, कोना पर था 8 भागों में विभाजित। चलिए, उसके बाद प्लस, उसके अंतः केंद्र में कितना, एक, और एक ही कण होता है, एक ही सतह से, तो 1 गुना 1 डायरेक्ट कर देते हैं, 1 गुना 1। अब देखिए इससे निकल जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, ये कटेगा, ये सॉरी यहाँ पे जो है हमको सिर्फ ए तत्व के ना, चलिए, तो यहाँ कहता है ए तत्व के परमाणु, तो ए कहाँ, सिर्फ कोना पर 1/8 गुने 8 को कण है इसलिए कट गया, तो कितना इसका 1 आ गया, ठीक है। तो इसकी परमाणु की संख्या कितना 1। उसके बाद अब बी,
तो उसी प्रकार से फिर करेंगे प्रति एकक कोष्ठिका या एकक प्रति इकाई सेल में तत्व B के परमाणु की संख्या। ठीक है, तो B की परमाणु की संख्या पूछा जा रहा है। तो आप देखिए जो है कि केंद्र में है, ठीक है, तो हम एक गुने अंतः केंद्र यानी एक, तो इसका भी आ गया क्या, एक। ठीक, एक जैसे ही आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसलिए यौगिक का सूत्र करते हैं A/B। ठीक है, और ये 1/1 यानी एक, इसलिए जो है यौगिक का सूत्र हो जाएगा क्या, यहाँ इसका A का वैल्यू देखिए शॉर्ट में लिख देते हैं, A का वैल्यू कितना, 1, B का वैल्यू 1, इसलिए यौगिक का सूत्र लिख लीजिएगा, यौगिक का सूत्र बराबर AB। ठीक है, यानी हम लोग लिख सकते हैं A1 B1, लेकिन हम 1 नहीं लिख सकते हैं, 1 नहीं भी लिखते हैं तो हमारा हो गया डायरेक्ट क्या, AB। ठीक है, डायरेक्ट AB, यानी A का जितना आया परमाणु की संख्या, ठीक है, और B का जितना परमाणु की संख्या आया, बस उसी के आधार पर ये क्या बन गया, यौगिक का सूत्र आ गया AB। ठीक है, तो इसका यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, यौगिक का सूत्र बराबर AB। ये हो गया, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। अगला देखिए क्वेश्चन, फिर कहता है ये तत्व एक्स और वाई। ठीक है, अब जो है तत्व एक्स और वाई ले लिया गया है। ठीक है, तत्व एक्स और वाई ले लिया गया है, तो इसी में जो है हम लोग क्या करेंगे, तत्व कहता है कि एक एक्स और वाई से निर्मित यौगिक की संरचना क्या है, घनी है। ठीक है, यदि तत्व x के परमाणु घन के कोना पर है, ठीक है, यानी ये कोना पर जो है वो सब क्या हो गया, अब x कोना पर जो हो गया वो क्या हो गया, x। उसके बाद कहता है कि यानी y के जो परमाणु है वो फलक के केंद्र पर, फलक कितना 6, तो 1 हो गया, 2 3 4 पीछे और आगे। ठीक है, 6 हो गया। अब हम लोग उसी तरह से निकालेंगे कि प्रति इकाई सेल में, प्रति इकाई सेल में प्रति इकाई सेल में x तत्व के परमाणु की संख्या। ठीक है, x तत्व के परमाणुओं की संख्या। तो यहाँ पे जो x का है, x तो सिर्फ क्या कोना पर है, तो 1/8 गुने 8, तो ये कट जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा 1, इसका आ गया 1। अब हम उसी प्रकार से निकालेंगे प्रति इकाई सेल में, ठीक है, y तत्व की परमाणुओं की संख्या। ठीक है, अब जो है y तत्व कहाँ है, फलक के केंद्र पर, तो हम फलक पर रहता है 1/2 से डिवाइड, और कितना फलक है, तो 6, तो 6 कट गया, तो इसका आ गया कितना 3। इसलिए हम लोग ए बी यानी इसलिए ए का वैल्यू कितना, देखिए पूरे अंक में आ गया 1 और बी का वैल्यू 3, इसलिए यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, यौगिक का सूत्र बराबर ए कितना है, A1, ठीक है, और B 3, या हम लिख सकते हैं AB3, ये यौगिक का सूत्र हो गया। ठीक है, इस पर जो है और भी 2-4 क्वेश्चन हम करवाएंगे। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है।